आ जाओ आ जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। और आने वाले एग्ज़ाम, आपका नज़दीकी एग्ज़ाम है यूपी पुलिस का, तो उसके लिए आप जी जान एक कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे। और उसी तैयारी में थोड़ा सा मैं अपना सहयोग करने के लिए ये मॉक पेपर लेके आया हूँ, जिसमें हम मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और उस पैटर्न के हिसाब से ये मॉक बनाया गया है, जिस तरह के प्रीवियस एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपी पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2018, 2019, 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी के पैटर्न पर ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर इस लेवल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या इस तरह की कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं बिना किसी देरी के क्लास पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में जाने से पहले चीज़ बता दूँ कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि हम पहला एक मॉक पेपर पहले लगा चुके हैं, ये दूसरा है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये। इससे पहले हम मॉक फर्स्ट को कर चुके हैं और बड़ा मज़ा आया था क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास रही थी वो, और आज भी बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड मैं अपने को हाइड कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व फटाफट। 1785 भाग कोष्टक 39 प्लस कोष्टक 56 गुणा 40 भाग 64 माइनस 32 कोष्टक बंद, और सॉल्यूशन करके बताना आपको। फटाफट से जल्दी जल्दी से करिए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, 1785 आपको पता है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले सॉल्व करेंगे तो कोष्टक के पीछे करेंगे। कोष्टक में आपको क्या हो रहा है, 56 गुणा 40 भाग 64 माइनस 32। तो 40 में 64 का भाग करेंगे, लेकिन भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ हम ये सॉल्व करेंगे, पहले 56 गुणा 40, और 40 में पहले भाग हो रहा है 64 का, तो 64 भाग करेंगे। तो देखिए पूरा भाग तो नहीं जा रहा, 8 से भाग जा रहा है। 8 पंजे 40 और 8 अट्ठे 64, लेकिन 8 से इस 56 को भाग करेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा। 7 पंजे 35, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। 35 माइनस 23, देखिए आगे क्या हो रहा है, 23 माइनस हो रहा है। 35 में से 23 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 12 बचेगा। 12 हो गया। 12 39 में जुड़ जाएंगे, 12 39 में जुड़ जाएंगे। आगे 12 39 में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। और 51 का भाग 1785 में करेंगे। 1785 में 51 का भाग कर देंगे। 51 तिया 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। 51 तिया हो जाएंगे 153। 153 घटाएंगे तो ये 2 और 255 बचेगा, जिसमें कितनी बार जाएगा, 5 पंजे 25, 5 बार जाएगा तो 35 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21/40 और 7/15 का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतने आसान भी आते हैं। हाँ भाई, देखिए मैंने पहले बता दिया आपको, प्रीवियस एग्जाम के पैटर्न पर लेके आया हूँ। तो ये 2018 के क्वेश्चन, जो 2018 का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए लेके आया हूँ। 21/40 और 7/15 का अंतर। सॉरी, आप सब जानते हैं जैसे 21/40 और
7/15 इनका डिफरेंस बताना है, यानी घटा के बताना है। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप जानते हैं फ्रैक्शन को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। तो इसके लिए पहले हम एलसीएम लेते हैं इसके डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम लेते हैं। 40 और 15 का एलसीएम करेंगे, 40-15 का एलसीएम करेंगे तो 120 आएगा। 120 में 40 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 21 से कर देंगे तो 63 हो जाएगा। कितना? 63। माइनस 15 का भाग करेंगे 120 में तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 7 से कर देंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। कितना? 56। अब देखिए 63 में से 56 घटा देंगे, 63 में से 56 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 बटे नीचे हो जाएगा 120, 7/120। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 144, 264, 72 और 408 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ पूछा गया है किसका? 144, 144 एक सेकंड, 144 और 264, 72 और 408, इसका आपको एचसीएफ बताना है, मासा बताना है। इनका मासा क्या है? देखिए मासा का मतलब क्या होता है कि मासा का मतलब होता है जिन नंबरों का हम मासा कर रहे हैं, एचसीएफ करते हैं, उनमें एक नंबर कॉमन होता है, कॉमन फैक्टर होता है मासा एक्चुअली। तो कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो इनमें कॉमन हो, कॉमन का मतलब कि ऐसा नंबर जिसका डिवाइड इन सभी संख्याओं में जा रहा हो, वही मासा होता है। करने के तरीके तो बहुत होते हैं कि कोई फैक्टर मेथड लगाता है, कोई डिवीजन मेथड लगाता है और तरीके, लेकिन एक कॉमन सेंस से करें तो ऐसा नंबर देखना है जिसका इन चारों संख्याओं में भाग जा रहा हो, वही मासा होगा, और वो बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, उनमें सब में बड़ा होना चाहिए। तो देखिए जैसे हम ऑप्शन की बात करें, जैसे 24 का करें तो 24 छिक्के 144 जा रहा है, 24 एकम 24 और 24 एकम 24, 11 बार इसमें भी जा रहा है, 24 तिया 72 इसमें भी जा रहा है, 24 अब देखिए 24 इस बार गया, 16 बचा, और 16 तो 168 हो गया, तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 नहीं जाएगा, नहीं 6 चौक 24, नहीं 7 चौक 28, 7 दूनी 14, हाँ जाएगा। 24 का भाग देखिए इसमें भी जा रहा है, 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 लेकिन मैंने बताया बड़ा नंबर। अब 24 से भी बड़ा यहाँ पर 36 भी है, 30 भी है। देखिए लेकिन 30 का भाग तो इनमें से किसी में जाएगा ही नहीं, तो 30 तो होगा ही नहीं, 30 तो ख़त्म हो गया। अब देखिए 36 का भाग देखें, 36 चौका 144 जा रहा है, और 36 का इसमें भाग देंगे तो कितना है? 36 है तो 8 से 48 नहीं, 36 का भाग 264 में जाएगा नहीं, ठीक है, ये जाएगा नहीं, तो ये भी ख़त्म हो गया। 18 का जाएगा, लेकिन 18 24 से बड़ा नहीं है, इसलिए 24 ही हो गया। 24 इसका सही मासा है, 24 इसका राइट आंसर है। समझ गए? करने के लिए आप देखिए, चलो कोई बात नहीं, मैं करके बता दे रहा हूँ। करने के लिए डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो आप। डिवीजन मेथड वो होता है कि जिसमें किसी बड़े नंबर का किसी छोटे नंबर में भाग कर देते हैं। जैसे 264 है, 264 का भाग 408 में करते हैं। 264 का भाग एक ही बार जाएगा 408 में, 264 घटाएंगे तो 4, 4 और 3 में से एक गया तो 144। अब 144 का भाग 264 में करेंगे, 144 का भाग 264 में एक ही बार जाएगा, 144 घटा देंगे तो 0, 2, 1, 120। अब 120 का भाग करेंगे किसमें? 144 में, एक ही बार जाएगा, 120 बचेगा कितना? 24, और 24 का भाग 120 में करेंगे तो 24 पंजे 120 पूरा जा रहा है। इसका मतलब किससे भाग देने पर ये शून्य शेष आया है? 24 से, तो 24 ही मासा हो गया। लो ये डिवीजन मेथड से मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। वैसे कोई भी मेथड मन लगाइए, मैंने पहले बताया कॉमन सेंस से भी करते हैं कि ऐसा नंबर पकड़िए, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर हो जिसका सब में भाग जा रहा हो, वही मासा बन जाता है। कोई दिक्कत? समझ गए? समझ गए सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, करिए। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 54 और 810 है। यदि पहली संख्या 270 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए ये मासा लासा का क्वेश्चन आपको पता होगा कि कोई भी दो संख्याएं उनका आपको एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है, तो उसका
एक लॉजिक होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें और एचसी ऑफ एलसीएम का गुणा कर दें तो वो इक्वली होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, इन दोनों का गुणा करें तो इन दोनों का जो एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है, इनके गुणा करने पर बराबर ही आता है ये। तो बस आपको एक संख्या तो इसमें से दे रखी है कितनी, 270। दूसरी संख्या पता नहीं है आपको, वो पता नहीं है, दूसरी संख्या जब ये पता नहीं है। एचसीएफ दिया है कितना, 54, यानी मासा दिया है 54 और लासा दिया है 810। बस यहाँ से सॉल्व कर लो। देखिए 0 से ये 0 कट गया और 27 का भाग 81 में करेंगे तो 3 बार जाएगा और 3 गुणा 54 कर देंगे तो 3 पंजे 15 तो 12 162। कितना हो जाएगा, 162। तो दूसरी संख्या 162, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं, आसान है ना, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 750 के 44% का 20% क्या है। ये देखिए सिंप्लीफाई करना है, परसेंट का क्वेश्चन है, केवल सिंप्लीफाई करके बताना है कि 750 के 44% का 20% क्या है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि परसेंट को रिमूव किया जाता है तो कैसे करते हैं। जैसे 750 है, 750 के 44%, 44% परसेंट हटता है तो 100 से डिवाइड होता है और फिर उसका 20%, तो 20% फिर हटेगा तो 100 से फिर डिवाइड होगा। ठीक है, 0 से यहाँ 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ये 20 से एक बार और ये 20 से 5 बार कट गया। ठीक है, 5 से इसको काटें तो ये 15 बार कटेगा और 5 से इसको फिर काट दें तो 3 बार कटेगा और 5 से ये से काट दें तो 2 बार, 2 से इसको काट दें तो ये 22 बार कट जाएगा और 22 गुणा 3 कर दें तो 66, यानी कितना आ जाएगा, 66। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समझिए, इतना ही समय लगेगा, मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड, आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो। वेरी गुड, अंडरस्टैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यदि 240 पेंसिलों को 3 बच्चों पी क्यू और आर के बीच क्रमशः 5:7:4 के अनुपात में बांटा जाए तो आर का भाग क्या है। यानी ये रेशियो का क्वेश्चन है कि टोटल पेंसिल 240 है, टोटल पेंसिल 240 है और 3 लोगों के बीच बांटा गया है। टोटल जो पेंसिल हैं वो 240 है। ठीक है, और पी क्यू आर 3 बच्चे हैं, पी क्यू आर नाम के 3 बच्चे हैं जिनमें 5:7:4 के रेशियो में पेंसिल बांटनी है। तो आपको ये टोटल तो तीनों की मिलाकर 240 हो, तो यहाँ भी तीनों का रेशियो जोड़ दो, 7 और 5 12 और 4 16 की वैल्यू है ये 240। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू यानी एक रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, 16 का भाग कर देंगे, 16 16 पंजे 80, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो आर का भाग पूछा है, किसका, आर का भाग। आर का भाग तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 15, 4 गुणा 15 कितना, 60, यानी आर को कितना मिलेगा, 60। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत हो रही हो तो समझने में, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए। आयुष ने एक घड़ी को 847 रुपये में बेचकर 21% लाभ प्राप्त किया, तो उसने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। ये प्रॉफिट एंड लॉस। ₹847 में बेचकर 21% लाभ प्राप्त किया, कितना, 21% प्रॉफिट कितना है, 21%। ठीक है, तो हम यहाँ से परसेंट हटाएं तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगा, 21/100। इसका मतलब ये हमारा सीपी हो गया, ये सीपी हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। तो हमारा एसपी कितना हुआ, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हो गया 100 रुपये की चीज़ को 21 रुपये के फ़ायदे पर बेचेंगे तो 121 में बिकेगी, और 121 की वैल्यू दे रखी है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है 847। तो 121 यूनिट की वैल्यू 847, तो फिर से यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 121 का भाग कर देंगे 847 में, 847 में 121 का भाग, तो 7 बार जा रहा है, कितनी बार, 7 बार कट जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू 7, और आपका सीपी कितना है, सीपी पूछा है ना,
हाँ CP पूछा, CP 100 यूनिट है तो 100 की वैल्यू 100 गुणा 7, 700, कितना 700। CP कितना हुआ 700। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, समझ गए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक परीक्षा में x ने 44% अंक प्राप्त किए जो 7 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, जबकि y ने 49% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 8 अंक अधिक थी। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, यानी परीक्षा का पूर्णांक बताना है। अब देखिए दो हैं, एक x है और एक y है, दो स्टूडेंट हैं, दोनों ने एक ही परीक्षा दी है लेकिन अंक अलग अलग मिले हैं x को और y। x ने परीक्षा दी तो उसे 44% अंक मिले, लेकिन फिर भी वह 7 अंकों से फेल हो गया, या इसका मतलब 7 अंक उसके कम आए, ठीक है। लेकिन y ने वही परीक्षा y ने दी जिसको 49% अंक मिले, 49% अंक मिले जो आवश्यक अंकों से, यानी जितने अंकों पर पास हो रहा था उससे भी अंक ज़्यादा लेके आया, कितने 8। ये ज़्यादा लेके आया पास होने से भी, तो इसके प्लस 8 ज़्यादा आए। तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना होगा, यानी अंतर करेंगे इनका, तो अंतर देखिए ये 44% और 49% का अंतर कितना हो गया 5%, और इधर 5% में अंकों में कितना अंतर आ गया, -7 और +8 का अंतर करेंगे। तो ध्यान रखना प्लस और माइनस का जब अंतर किया जाता है तो हमेशा जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता। तो 7 और माइनस के प्लस के 8, तो अंतर हो गया 15 का, दोनों को जोड़कर 5% की वैल्यू 15 हो गई। तो यहाँ से फिर से वही 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का भाग हो जाएगा 3 आ जाएगी, ठीक है। और आपका पूर्णांक जो होता है, टोटल जो अंक होते हैं वो 100% होते हैं, पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू 100 का गुणा 3 में कर देंगे, 300 अंक। कितने अंक का पूर्णांक है 300 अंक का, इसका भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत? गेटिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया समझ में आ रहा है, वेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 1075 की 4/5 का 40% क्या है, ये भी भाई सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान। देखिए 1075 का 4/5 करना है और फिर उसका 40% निकालना है। तो 40% हटेगा तो 100 का भाग, 20 से 2 बार कट गया, 20 से 5 बार कट गया। अब ये 5 पंजे 25 हो गया, 5 पंजे 25, दोनों का गुणा 25 का भाग यहाँ करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 43 बार। तो 43 गुणा 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 2 34, 344। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, वेरी गुड रेस्पॉन्स। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। 32, 21, 37 और 51 एवं एक अन्य संख्या का औसत 36 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए 4 संख्याएं आपको दे रखी हैं, 32 दे रखा है, सॉरी 5, एक तो 32 है संख्या, और एक 21 है, और एक 37, 51 और एक अन्य संख्या और है, एक अन्य संख्या, उसको हमने मान लीजिए x है, और इन सब का जो औसत है वो औसत है इनका 36। तो आपको जब भी मैंने बताया है कि जब भी एवरेज दे रखा होता है तो वहाँ से टोटल निकालते हैं, सम निकालते हैं, जोड़ निकालते हैं। जोड़ के लिए हमें सब जोड़ना पड़ेगा। तो 32 और 21 53, 53 और 37 90, 90 और 51 141, 141 प्लस ये x और जो पांचवी संख्या है x, और इनका योग क्या होता है कि औसत गुणा नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी यानी कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, तो 5 का गुणा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 36 गुणा 5 हो जाएगा 180, और इसमें से 141 स्तर कर देंगे तो 141 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब कितना आएगा 39 यानी 39।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यानी तो जो पांचवी संख्या है वो कितनी है? 39। समझ गए? तो जब भी एवरेज दिया हो तो आप सम निकाला करें, यानी टोटल निकालें। टोटल निकालने के लिए औसत में जितनी संख्याएं होती हैं उतने से गुणा कर देते हैं। 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से गुणा कर देंगे 36 में 180। अब इनका टोटल किया जाए तो ये जो नंबर हैं, इन नंबरों को जोड़ेंगे 141। पाँचवा नंबर पता नहीं है वो कितना है, उसी को निकालना था, इसलिए 180 में से 141 को माइनस कर देंगे, पाँचवा नंबर आ जाएगा 39। समझ गए सर? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x रुपये को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए और y रुपये को 5.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, यदि दोनों पर ब्याज बराबर प्राप्त हो तो x और y का अनुपात क्या है? बड़ा देखिए ये SI का क्वेश्चन ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ साधारण ब्याज ही पूछिए। तो देखिए पहले x रुपये निवेश किए गए हैं, x रुपये निवेश किए गए हैं और दर है आपकी 7.5%। दर कितनी है? 7.5%। और कितने समय के लिए निवेश किया गया है? 6 वर्ष के लिए। यानी x रुपये को 7.5% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया है और y रुपये को 5.4% वार्षिक दर से 5.4% वार्षिक दर से 8 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। 8 वर्ष के लिए, ठीक है 8। और दोनों पर जो ब्याज आया है वो बराबर ही आया है, दोनों का ब्याज बराबर ही आया है। ये इसका ब्याज हो गया, ये इसका ब्याज हो गया, ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो बस एक दूसरे से देखिए, पहले पॉइंट से पॉइंट हट गया, परसेंट से परसेंट काट दिया, ठीक है। अब देखिए 6 से 54 में भाग देंगे तो 9 बार, ठीक है। और इधर 3 से भाग देंगे इसमें तो ये 25 बार जाएगा और 3 से भाग इसमें देंगे तो ये 3 बार जाएगा। अब कुछ कटने वाला नहीं है, तो ये x इंटू 25 बचा और इधर y इंटू 3 अट्ठे 24 बचा, ठीक है। और आपको x और y का रेशियो चाहिए, यानी x डिवाइड में इधर y आ जाएगा और इधर 24 बचा था और इधर से 25 पहुंच जाएगा तो 25, 24/25। इसका मतलब 24:25 है x और y का रेशियो। ऑप्शन नंबर डी फिर से राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। समझ गए? देखिए अलग अलग क्वांटिटियाँ आपको पता नहीं है कितना कितना धन है, x और y धन है, अलग अलग रेट से अलग अलग समय के लिए लगाया है, लेकिन दोनों पर ब्याज बराबर आया है, इसलिए x और y का रेशियो पूछा है। समझ गए कैसे निकालना है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए x रुपये का निवेश करने पर 1980 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो x का मान। देखिए 1980 रुपये क्या है ब्याज, आपको x रुपये निवेश किया, यानी प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है आपका x रुपये, प्रिंसिपल x रुपये है, जिसकी आपको वैल्यू बतानी है। रेट आपको पता है, रेट दे रखा है 7.5%, और टाइम भी पता है, कितने समय के लिए निवेश किया गया है, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो मैंने आपको बार बार सिखाया है कि 7.5% वार्षिक बोला, यानी 1 वर्ष का ब्याज 7.5% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 7.5 गुणा 4, 30%। कितना हो जाएगा, 30%। ये क्या हो गया, ब्याज, ये क्या हो गया, ब्याज। और वो ब्याज ही आपको कितना दे रखा है, 1980। इसका मतलब 30% की वैल्यू आपकी कितनी है, 1980। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, 3 का भाग करेंगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 66। तो आपका प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल यानी जो x पूछा था, सॉरी x जो पूछा था वो प्रिंसिपल ही तो था, और हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। कितना, 100%। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे 66 में, तो 6600 यानी 6600 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राहुल 15 मीटर प्रति सेकंड
से दौड़ सकता है अथवा 27 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकता है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 648 मीटर की दूरी तय करने में 40 सेकंड लगते हैं। आयुष ने कितने समय तक दौड़ लगाई या दौड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दौड़ की बात कर रहा है, दूरी यानी समय निकाला जाता है। आप जानते हो टाइम निकालने के लिए आपको डिस्टेंस में और स्पीड का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आपको कौन सा समय निकालना है, दौड़ने वाला। तो दौड़ने वाला समय निकालना है, तो देखिए दूरी तो उसने 648 चलिए 648 मीटर गया है, और दौड़ कितनी स्पीड से चलता है, यानी दौड़ कितनी जो दौड़ करता है वो कितनी स्पीड से करता है, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो 12 का इसमें भाग दे दो, तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, यानी कितने 54 सेकंड तक दौड़ होगा वो, 54 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समझ गए। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बस घुमाया गया था क्वेश्चन को, कि आपसे ये पूछा है कि वो दौड़ा कितनी देर तक था। वो ये नहीं पूछ रहा कि साइकिल से भी चला हुआ। अगर वो ये कह सकता है कि उसने कितने समय तक साइकिल चलाई, तो साइकिल की जो स्पीड है उसका भाग करते। लेकिन यहाँ दौड़ने की बात है, तो वो खुद किस स्पीड से दौड़ रहा है, तो स्पीड दौड़ वाली स्पीड का भाग करेंगे इसमें। ठीक है, समझ गए। हाँ, कंफ्यूज हो रहा था, बिल्कुल अब कंफ्यूज दूर हो गया। ये दौड़ने का समय पूछा है, आयुष ने कितने समय तक दौड़ा होगा। तो जो दौड़ है उसकी स्पीड है उसकी 12 मीटर प्रति सेकंड, तो 12 का भाग दे देंगे दूरी में 648 में, समय आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एम और एन ने क्रमशः 4,500 और 3,600 रुपये एक व्यवसाय में निवेशित किए। कुछ महीने बाद एम ने अपने पैसे वापस निकाल लिए और 1 वर्ष बाद दोनों ने व्यवसाय में हुए लाभ को 5:6 के अनुपात में बांटा। तो एम कितने महीने तक व्यवसाय में रहा। बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। एम और एन दो निवेशक हैं, यानी दो लोग हैं, दोनों मिलकर एक साझे में व्यवसाय शुरू करते हैं, जिसमें 4,500 रुपये इसने लगाए और 3,600 रुपये इसने लगाए। और एक एम ने अपने पैसे वापस निकाल लिए कुछ महीने के बाद, हमें नहीं पता किस महीने के बाद, तो हमने ये मान लिया कि इसका धन एन महीने के लिए लगा और ये पूरे वर्ष के लगा, तो पूरा वर्ष यानी 12 महीने के लिए। तो अब मैंने बताया जो रेशियो आता है वो इसमें आता है कि पूंजी का गुणा समय से कर देते हैं, तब हमें रेशियो मिलता है। देखिए यहाँ से 2 जीरो तो ये कट ही रहे, 2 जीरो काट दिए। 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। तो 4 का गुणा एन से करेंगे, सॉरी एन से करेंगे 5 का गुणा, तो 5 एन, और यहाँ 12 चौक 48। और इस रेशियो में हमारा लाभ बटना चाहिए, और उसी की वैल्यू दे रखी है इसने 5:6, 5:6। तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है कि देखिए एन का कोफिशिएंट क्या है 5, तो वो तो 5 हो ही गया, 5 से 5 कट गया। अब इसका कोफिशिएंट कितना निकालेंगे, तो 6 का इसमें भाग कर देंगे, यानी एन की वैल्यू निकालेंगे। तो 48 में इस 6 कोफिशिएंट से यानी 6 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 महीना, 6 8, तो 8 महीने के लिए उसका पैसा लगा। ठीक है, एम का पैसा कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये समझिए। आर यू गेटिंग। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, ये तो CI का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 3 वर्ष का 6% दर से। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा हो, करने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर है, वीडियो को वायरल करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। और कमेंट में अपने विचार, अपने
फीलिंग ज़रूर लिख के बताएं कैसा लगता है हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे आपके लिए। जब तक आपका विचार हमें नहीं पता चलेगा कि क्या सोचते हैं आप हमारे कंटेंट के बारे में, या किस तरीके के कॉन्सेप्ट लगते हैं हमारे, तो जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम उस पर इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे लिख के बताएं, या कोई शिकायत है तो शिकायत भी लिख कर बताया करें, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताया करें कैसा लगता है कंटेंट, ठीक है। चलिए कर दें। 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये निवेश पर प्राप्त 15,000 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि याद करनी है। देखिए सीधा सा मतलब है कि 15,000 रुपये निवेश किए हैं, 15,000 रुपये निवेश किए हैं 3 वर्ष के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष, और 6% वार्षिक दर है, यानी 6% वार्षिक रेट से ब्याज लगेगी। 3 वर्ष बाद बताना है ब्याज कितनी मिलेगी। तो सीधा सा मतलब है कि 15,000 रुपये पर 6% की दर से 3 वर्ष का, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना हो। तो देखिए 15,000 का अगर 6% करेंगे एक बार तो 15 छिक्के 90, 900 हो जाएगा। 1 वर्ष का 900, दूसरे वर्ष का भी 900 ब्याज, तीसरे वर्ष का भी 900, ठीक है। अब 900 पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो पहले साल का 900 रुपये था, उस पर ब्याज लगेगा कितना, 6%। तो 900 का 6% कर देंगे, 9 छिक्के 54 एक साल का, और दूसरे साल भी 54 900 का, फिर इस 900 पर 1 साल का ब्याज लगेगा 6%, तो ये भी कितना होगा 54, ये भी 54, ठीक है। अब ये दूसरे साल का ब्याज था 54, तो इस पर फिर से 6% लगेगा। 54 का 6% निकालेंगे, 54 का 6%, तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, यानी 3.24, कितना होगा 3.24। अब इस सब को जोड़ देंगे तो ब्याज हमारा जो CI आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, वो आएगा, देखिए 900 900 900 2700, तो यही हो गया 2700 प्लस 54 54 54 54 दूनी 108 और 54 162 ये हो गया, प्लस 3.24 ये हो गया। जोड़ दीजिए सबको, 2700 2800 और 2865.24, ठीक है। 2865.24 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। बताइए समझ गए कैसे निकालना है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई। देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्मूलों से बचता हूँ, मैं लॉजिक सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप कोई लॉजिक सीखें और वो दिमाग में आपके छप जाए लॉजिक, फिर आपका कोई भी कुछ भी निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन या चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, वो सब इसी लॉजिक से निकलते रहेंगे, कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। समझ गए? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए अलग से वीडियो मेरी पड़ी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज स्पेशली मैंने पढ़ाया हुआ है, साधारण ब्याज भी पढ़ाया हुआ है, तो इसी चैनल पर आप जाकर डिटेल में वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हो। CI SI को मैंने बहुत सावधान बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है, ऐसे ही ट्री मेथड से मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा आपको कैसा, ठीक है। वीडियो पड़ी हुई है आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रवि और जया की आय का अनुपात 5:8 है तथा उनके खर्च का अनुपात 7:16 है। यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता है तो उनके खर्चों का अंतर कितना है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपको इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर, इन तीनों का रेशियो तो संबंध तो पता ही होता है। इनकम आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, यही होता है ना, कि आय बराबर व्यय प्लस बचत, ये होता है ना। अब दो लोग हैं, एक तो रवि है, ठीक है, और एक कौन है, जया। इन दोनों की इनकम का रेशियो दे रखा है पहले,
मैं अलग अलग कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो क्या है 5:8। आय का रेशियो कितना है 5, यानी इसकी 5 यूनिट आय है और इसकी 8 यूनिट आय है, ठीक है। और साथ में इनके खर्च यानी व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात भी दे रखा है 7:16, ठीक है। ये इस तरह से है। अब देखिए, अब कह रहा है अगर प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक का मतलब इन दोनों में से हर एक 8,000 रुपये बचाता है, यानी ये भी 8,000 रुपये बचा रहा है रवि भी, और ये भी 8,000 रुपये बचाता है, प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता है। तो पूछ रहा है कि दोनों के खर्चों में अंतर कितना है, दोनों जो खर्चा करते हैं वो अंतर क्या है। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, एक्सपेंडिचर पूछा गया है, दोनों का खर्चों का अंतर पूछा है। तो यहाँ रेशियो 2 दे रखे हैं, एक तो आय का और एक व्यय का। तो आपको जब व्यय पूछा गया है तो आप इनकम के रेशियो को आय के रेशियो को बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ आय का रेशियो इनका क्या था 5 और यहाँ 8, इन दोनों को बराबर करेंगे तो सीधा सा मतलब है कि ऊपर वाले में 8 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यानी 8 का 5 में गुणा कर देंगे, 5 का 8 में गुणा करेंगे, तभी तो ये बराबर होगा, कर देंगे। अब देखिए पूरे में ही गुणा करना है, ऐसे मत करना कि सर इन्हीं दोनों में गुणा करना है, नहीं, पूरी लाइन में। 8 का गुणा 5 से करेंगे 40, 8 का गुणा 7 से करेंगे 56 और 8 का गुणा 8 से करेंगे 64,000। अब यहाँ 5 का गुणा 8 से करेंगे 40 और 5 का गुणा 16 से करेंगे 80 और 5 का गुणा 8 से करेंगे 40,000, हो गया। और इसके बाद देखिए अब इसका डिफरेंस करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ 56 और 80 का डिफरेंस कितना होगा 24, और यहाँ से 40,000 64,000 का अंतर भी कितना होगा 24,000। तो ये 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 24,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1,000। और यहाँ पर आपको देखना है कि एक्सपेंडिचर में इनके कितने रेशियो का अंतर है। यहाँ 7 रेशियो, ये 16 रेशियो, तो इन दोनों में अंतर कितने का हो गया 9 का। कितने का अंतर 9 का। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9,000। तो इन दोनों में कि एक्सपेंडिचर में कितना अंतर है 9,000 का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। समझ गए, कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 24% छूट देकर एक घड़ी को 494 रुपये में बेचा, घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, आप सब अच्छी तरह से कर पाते हैं होंगे इसको। देखिए दुकानदार 24% छूट देकर बेच रहा है। अगर देखिए MRP, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, 24% छूट है यानी डिस्काउंट कितना है 24%। 24% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो परसेंट हटेगा। देखिए ऐसे बनाते हैं फ्रैक्शन, 24% को हटाते हैं तो 100 का भाग कर देते हैं, तो 4 से कट जाए, 4 से ही काटो, 4 छक्के 24, 4 से 25, कितना हो गया 6/25, कितना हुआ 6/25। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है MRP पर। तो इसका मतलब MRP अंकित मूल्य कितना है आपका 25 यूनिट, और ये 6 रुपये डिस्काउंट। अगर 25 रुपये अंकित मूल्य 6 रुपये की छूट पर बेचेंगे तो बिकेगी कितने में? SP कितना हो जाएगा? SP आपका 25 रुपये में से 6 रुपये छूट के कम हो जाएंगे तो 19 रुपये में बिकेगी। और वो 19 की वैल्यू दे रखा है 494, घड़ी को 494 में बेचा है। तो इसका मतलब 19% की वैल्यू या 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 494। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 19 का भाग कर देंगे इसके, 19 दूनी 38, 11 बचे, और 19 छिक्के 114, 1 यूनिट की वैल्यू 26। तो आपको अंकित मूल्य पूछा है, MRP पूछा है, MRP कितना है? तो MRP हमारा कितना था 25 यूनिट, कितना था 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुणा 26, 25 गुणा 26 का मतलब 650। तो MRP कितना है 650। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत डिस्काउंट वाले में? समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
m किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है जबकि n उसे 6 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ बारी बारी से 1 घंटे काम करते हैं और m पहले काम करना शुरू करता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये टाइम एंड वर्क का ये कंटिन्यू वाला है कि बारी बारी से काम करते हैं। सुनिए, पहले एफिशिएंसी और काम बनाते हैं, आपको पता है m है पूरे 8 घंटे में काम को कर सकता है और n उसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। तो काम कितना हो गया, 8 और 6 का एलसीएम 24। एफिशिएंसी बनाएंगे, कार्य क्षमता बनाएंगे तो 8 का भाग करेंगे तो 3 एफिशिएंसी और 6 का भाग करेंगे तो 4 एफिशिएंसी। ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं लेकिन बारी बारी से करते हैं। पहले m करता है 1 घंटे काम और फिर दूसरे घंटे n काम करता है। तो m और n अगर एक घंटे काम करेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे और 2 घंटे में काम कितना हो जाएगा, 2 घंटे में काम m 1 घंटे में 3 काम करेगा और n अगले घंटे में 4 काम यानी घंटे में करेगा। तो टोटल 2 घंटे का जो काम है वो कितना हो जाएगा, 7। 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 7। लेकिन आपको टोटल काम कितना करना है, 24। कितना काम करना है, 24। तो 24 तो मैंने आपको सिखाया है कि ये एक बार जो राउंड हुआ, एक राउंड का काम 7 आ गया। अब इस 7 को 21 बनाना है तो इसमें 7 को 24 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करें। देखिए ये 7 को 24 बनाना है, इसका मतलब है कि 7 में उस संख्या से गुणा करना है कि ये तो 24 बन जाए या फिर 24 से कम रहे, ज़्यादा ना जाए। तो सीधा सा मतलब 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, और इधर 3 का गुणा तो इधर भी 3 का गुणा। तो ये 3 से ये कितना हो गया, 6 घंटे और काम कितना हो गया, 7 या 21। तो 6 घंटे में काम कितना हो गया, 21। लेकिन अभी काम तो पूरा नहीं हुआ, काम तो 24 करना है। तो शेष काम यहाँ से निकाल लेंगे, शेष। तो देखिए शेष काम के लिए टोटल काम 24 था, 24 में से 21 घटा देंगे तो काम कितना बचेगा, 3। और इस 3 काम को कौन करेगा, जिसने शुरू किया था। काम किसने शुरू किया था, m ने। तो m काम करेगा, कितना काम करे बचा है, 3। और m की एफिशिएंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 3। तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा ये लगेगा, 6 घंटा ये, 1 घंटा ये। तो टोटल काम करने में कितना समय लगा, 6 और 1 7 घंटा। कितना, 7 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 7 घंटा 0 मिनट का मतलब 7 ही घंटा हुआ। ठीक है, बात समझ गई। बिल्कुल, ये बारी बारी से है। हाँ बिल्कुल, बारी बारी से। ठीक है, तो बचे हुए काम को वही करेगा जो जिसने शुरू किया है, पहले घंटे जिसने शुरू काम किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी का अंकित मूल्य 12,500 रुपये है। दुकानदार टीवी को 20% छूट देकर 25% लाभ पर बेचता है। टीवी का क्रय मूल्य कितना है। बहुत बढ़िया, बनाइए क्वेश्चन को फटाफट। और एक बार फिर से आपसे वही निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो और लॉजिक समझ में आ रहा हो क्वेश्चन कराने के, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। एकदम वायरल होना चाहिए ये वीडियो। चलिए बताते हैं। टीवी का अंकित मूल्य दे रखा है और इस पर कितने % छूट दी है, छूट भी दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो आपसे सीपी पूछा है, क्या सीपी। तो आपका एक रेशियो मैंने बताया था कि सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है कि सीपी बटे एमआरपी यानी अंकित मूल्य, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %। ये लॉजिक बताया था मैंने, ये संबंध बताया था। ठीक है, तो इसी संबंध से करते हैं। सीपी तो पता नहीं है, सीपी तो पता करना है हमें, सीपी निकालना है। एमआरपी पता है, अंकित मूल्य पता है 12,500, 12,500 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट आपका 20% है, 20% डिस्काउंट है, बटे 100 प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्रॉफिट होगा तो प्लस और माइनस तो लॉस होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है 25% तो प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 80 बटे 125। अब देखिए सीधा से ये 125 का भाग 12,500 में देंगे तो 100 बार जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब सीपी चाहिए तो ये क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, 100 का गुणा 80 से हो जाएगा
यानी 100 गुणा 80 का मतलब 8000। कितना? 8000। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 8000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पी किसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू को वही काम पूरा करने में 60 घंटे लगते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? बहुत आसान क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आंसर करें। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, फटाफट से। चलिए, अभी मैंने जैसे टाइम एंड वर्क का बताया था कि आपको पहले काम बनाना होता है, फिर कार्य क्षमता बनानी होती है, यानी वर्क एंड फिर एफिशिएंसी। जैसे पी अकेला काम करता है तो 48 घंटे लगते हैं। पी अकेला काम करता है तो 48 आवर्स में कर पाता है। और क्यू भी अगर उसी काम को अकेला करता है तो वो 60 आवर्स में कर पाता है, यानी 60 घंटे में। तो काम कितना हो गया? तो 48 और 60 का एलसीएम करेंगे, 48-60 का एलसीएम आ जाएगा 240। कितना? 240। एफिशिएंसी बनाएंगे तो 48 का भाग 240 में करेंगे, 5 आएगी एफिशिएंसी। 60 का भाग 240 में करेंगे तो 4 आएगी एफिशिएंसी है। अब कह रहा है दोनों मिलकर काम करें, पी और क्यू एक साथ काम करें। काम कितना है? 240। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? 5 और 4 9 हो जाएगी, तो 9 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो 3 से काट देंगे 80 बार, और 3 से काट देंगे 3 बार, तो 80/3। 80/3 का मतलब 3 का भाग 80 में करेंगे तो 3 दूनी 6, फिर हो गया 20, 3 छक्के 18, और फिर 2/3 घंटा। 26 से ही 2/3 घंटा, इसका मतलब 26 घंटा तो आएगा। एक ही ऑप्शन है वैसे, तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो। फिर भी आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो देखिए जितनी बार गया ये तो 26 तो घंटे वो बन गए, प्लस 2/3 को घंटे को मिनट बना देंगे। 2/3 घंटे को मिनट बनाते हैं तो क्या करते हैं? 60 का गुणा कर देते हैं। 3 से ये 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, यानी 26 घंटा 40 मिनट। 26 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कैसा लगा कंटेंट? समझ में आया? कोई दिक्कत? एक बार मैं स्क्रीन पर आता हूँ, फिर बताइए कैसा है। बताइए भाई, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? भाई देखिए, अगर वीडियो पसंद आई हो, सभी दोस्तों से एक ही निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है। सारे स्टडी ग्रुप में ये शेयर होना चाहिए। इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको आने वाले 17 और 18 फरवरी के यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। अगर आप मेरे साथ डेली इस मॉक टेस्ट को लगाओगे, मैं डेली एक मॉक टेस्ट कराऊँगा और आपको साथ बने रहना है, डेली देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।